जैसा कि हमें पता है, हर इंसान या जानवर बस जिंदा रहना चाहता है। आखिर में सब कुछ सर्वाइवल पर ही आकर रुक जाता है। एक तरफ कैरल और मेनोसॉस की बगावत चल रही है एलियन आरएनए के खिलाफ, लेकिन अभी तक इनकी मुलाकात नहीं हुई। एपिसोड 8 में कुछ ऐसे पल आते हैं जहां हमें लगेगा कि कैरल शायद अपना स्टैंड दोबारा सोच रही है, लेकिन जब हम उसके मुंह से खुद सुनते हैं तो क्लियर हो जाता है कि वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। उसे अच्छी तरह पता है कि वो किस चीज के लिए लड़ रही है। और एक बात पक्की है, कैरल अपनी पहचान, अपनी इंसानियत का हक किसी को नहीं देने वाली, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। एपिसोड 6 और 7 तक कैरल ने हाइव माइंड का प्यार वापस जीतने के लिए ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राई किया, और ऑनेस्टली उसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी। जोसिया और दुनिया भर के जो बिलियन लोग इन्फेक्टेड हैं, उन्हें बस इतना ही सुनना था कि कैरल उन्हें वापस बुला ले। कैरल ने बुलाया और जोसिया हाजिर। जोसिया आ तो गई, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या बातें करें। बातें शुरू होती है ओकीफी वाली पेंटिंग से, जिसे कैरल ने बचा लिया। फिर ये कार्ड्स खेलते हैं, वो कार्ड गेम जो वो बचपन में अपने कजिन के साथ खेला करती थी। उसके पास अपने बारे में बताने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि जोसिया तो सब कुछ पहले से ही जानती है। ये काफी ट्रिकी सिचुएशन है, इसलिए शायद ये थोड़ा कंफर्टिंग लगता है कि स्पिट कार्ड गेम में जोसिया कैरल जितनी फास्ट नहीं है। एटलीस्ट यहाँ तो कैरल को थोड़ा सा एज मिलता है। और हाँ, एक चीज तसल्ली देने वाली है, हाइव माइंड को अभी तक ये नहीं पता कि स्पिट का नाम किसने रखा था। मतलब वो सब कुछ नहीं जानते, कम से कम अभी तो नहीं। गेम में जोसिया कुछ हैंड्स जीत जाती है, लेकिन कैरल की असली जीत कुछ और है। अल्बुकर्क फिर से हाइव माइंड से भर चुका है। कैरल और जोसिया अपनी दोस्ती में एक कदम आगे बढ़ते हैं। कैरल कैजुअली पूछ लेती है कि वो रहती कहाँ है, और यही कैरल को दिखता है हाइव माइंड लोग एक साथ सोते हैं स्टेडियम में। जोसिया कैरल से कहती है कि रात में यहीं रुक जाओ, तो कैरल थोड़ा ज्यादा ही जल्दी मान जाती है। इस पॉइंट पर ऑडियंस के दिमाग में सवाल आते हैं, क्या कैरल के अंदर अभी भी लड़ने की हिम्मत बची है, या फिर वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। हम देखते हैं कैरल ने अपने व्हाइट बोर्ड पर नोट्स लिखना बंद नहीं किया। वो लिखती है दे ईट पीपल। देखने में लग सकता है कि कैरल का बस एक ही गोल है, उन्हें बेहतर समझना, लेकिन असल में इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग प्राइमरी एजेंडा चल रहा है। कैरल का जोसिया के क्लोज जाना रैंडम नहीं है। जब भी कैरल सीधे सीधे सच बोलती है तो वो लिटरली कोलैप्स कर जाते हैं। इसलिए कैरल अब उनसे दोस्ती कर रही है, ताकि जब वो अपनी रियल बातें बोले तो इस बार कोई कार्डियक अरेस्ट ना हो। और ऑनेस्टली यही एक प्रैक्टिकल तरीका है जिससे कैरल उनके बारे में नई इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है और उन्हें समझ सकती है। कैरल हाइव माइंड पर रिसर्च भी कर रही है और साथ साथ जोसिया के साथ जेन्युइनली अच्छा वक्त भी बिता रही है। ये दिखाता है कि जरूरी नहीं इंटेरोगेशन हमेशा जोर जबरदस्ती से की जाए। मेन मोटिव तो वही है, जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन निकालना। इन सब के बीच कैरल एक्चुअली एंजॉय भी करती है, जैसे जब जोसिया उसे एक सीनिक व्यू दिखाने ले जाती है। ट्रेन हॉर्न की आवाज आती है, जोसिया एक विसिल बजा देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कैरल को अच्छा लगता है। कैरल के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और कैरल को एक बात हिट करती है। ये पहली बार है जब उसने किसी को ट्रेन हॉर्न के बारे में अपनी फीलिंग्स बताई हैं। हाइव माइंड को नहीं, जोसिया को। एक छोटी सी जीत। लेकिन फिर जोसिया कैजुअली बोल देती है कि जो ट्रेन आ रही है वो फूड ट्रांसपोर्टेशन है। कैरल समझ जाती है फूड का मतलब ह्यूमन बॉडीज। स्माइल थोड़ा फ्रीज हो जाती है। यहीं से कैरल का दिमाग काम करना शुरू करता है। अगर जोसिया अभी अभी उन लोगों से कनेक्ट हुई है जो ट्रेन चला रहे हैं, तो हाइव माइंड कम्युनिकेट कैसे करता है? रेडियो सिग्नल, कोड्स, ट्रांसमिशन? नहीं, हाइव माइंड कोई मशीन नहीं है। वो ह्यूमन बॉडी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कनेक्टेड है, ऑर्गेनिक, नेचुरल, और इसी वजह से वो और ज्यादा क्रीपी है। अब ये दोनों मसाज करवाने जाती हैं। कैरल एक और चीज नोटिस करती है, जोसिया मसाज एंजॉय कर रही है, जबकि मसाज करने वाले भी हाइव माइंड का हिस्सा हैं। तो फिर ये मजा उसके लिए रियल नहीं है। यहीं पर जोसिया कैरल को उनका सीक्रेट फॉर्मूला बताती है। हाइव माइंड को पता होता है कि हर एक मेंबर क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन वो फील नहीं करता। मतलब जोसिया जानती है कि दुनिया भर में क्या क्या टेरिबल और अमेजिंग चीजें हो रही हैं, लेकिन उस वक्त उसे सिर्फ ये फील हो रहा है कि मसाज कितना अच्छा लग रहा है। हाइव माइंड प्रेजेंट मूवमेंट पर फोकस करने में एक्सपर्ट है। उनका कलेक्टिव प्रेजेंट अवेयरनेस में कनेक्टेड होता है, लेकिन फिर भी हर इंडिविजुअल अपने करंट मूवमेंट का पूरा फायदा उठा सकता है, जो भी वो कर रहा है, ये जो उसके साथ उस वक्त हो रहा है। क्योंकि हाइव माइंड ने कैरल के साथ ऑलरेडी काफी कुछ शेयर कर लिया है, तो जोसिया का उसे ये दिखाना बिल्कुल लॉजिकल लगता है कि उनका ये गिफ्ट आया कहाँ से। कैरल टेलीस्कोप से केपलर 22 स्टार को दिखाती है, लेकिन ऑनेस्टली
हमें इतना पता चल जाना ही काफी है कि एलियन आरएनए जो अर्थ पर भेजा गया 600 लाइट ईयर दूर से केपलर-22b से आया था। ज्यादातर लोग इस इन्फो से ठीक हैं, लेकिन कुछ लोग मतलब एस्ट्रोनॉमर्स, एक्सोबायोलॉजिस्ट और स्पेस हॉबिसिस्ट काफी टाइम से ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि केपलर-22b पर लाइफ हो सकती है या नहीं। जोसिया जो डिटेल कैरल को बताती है वो काफी हद तक रियल साइंटिफिक थ्योरीज के क्लोज हैं। वहाँ का सन हमारे सन जितना स्ट्रॉन्ग या वार्म नहीं है। प्लैनेट का साइज अर्थ से लगभग डबल है और सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पानी हो सकता है। इसी वजह से केपलर-22b को लाइफ के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जाता है। काफी साइंटिस्ट मानते हैं कि ये प्लैनेट पूरा का पूरा एक मैसिव ओशन हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लरीबस ने जो इंटेलिजेंट लाइफ इमेजिन की है वो लैंड पर रहने वाली नहीं, क्योंकि लैंड ही नहीं है, ये ओशन ड्वेलिंग यानी पैलाजिक बीइंग है और इतने इंटेलिजेंट हैं कि अर्थ को ऑलमोस्ट पीसफुली टेक ओवर कर सकें। जोसिया और हाइव माइंड इंसानों के इतने एहसानमंद हैं कि उनका प्लान है ये गिफ्ट दूसरे प्लैनेट्स के इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म को भी देना। अब हमारे दिमाग में एक सवाल है, क्या केपलर-22b के एलियंस पूरी गैलेक्सी के इंटेलिजेंट बीइंग को गुलाम बनाना चाहते हैं? हो सकता है इंसान उनका सबसे इजी टारगेट थे, पर फिर इंसानों को इसलिए चूज किया गया क्योंकि इमोशंस ही वो चीज है जिससे इंसान मेंटली कमजोर पड़ जाता है। कैरल अपने बोर्ड पर लिखती है, हाइव माइंड अर्थ को हील करने के लिए एनर्जी कलेक्ट नहीं कर रहे। उनका प्लान है एक मैसिव एंटीना बनाना ताकि एलियन आरएनए का सिग्नल उन सभी प्लैनेट्स तक पहुंचाया जा सके जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगले दिन कैरल को व्हाइट बोर्ड मार्कर चाहिए, जोसिया लेकर पहुंच जाती है। सभी हाइव माइंड को पता चल चुका है कैरल कुछ लिख रही है। जोसिया को लगता है कैरल अपनी वाइकैरो ट्रायोलॉजी की 5th बुक लिख रही है, तो कैरल को अब कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक सेकेंड, क्या हाइव माइंड इतना खुश इसलिए है क्योंकि वो बस कैरल के बिगेस्ट फैंस हैं, या फिर उन्हें थोड़ी राहत है ये जानकर कि कैरल अब उन्हें फिक्स करने की बजाय किसी और चीज पर फोकस कर रही है? कैरल को एक और नई चीज पता चलती है। जब ये क्रॉकेट खेलते हैं, जोसिया दुनिया के बेस्ट क्रॉकेट प्लेयर्स की मसल मेमोरी इकट्ठा करके कैरल को हरा देती है। कैरल बिल्कुल शॉक हो जाती है क्योंकि इसका मतलब हुआ कि हाइव माइंड मसल मेमोरी भी एब्जॉर्ब कर सकता है। और जब हाइव माइंड इस सीरियस बात को एक लाइट हार्टेड जोक बनाकर डाल देता है तो वो ऑनेस्टली टेक्स्ट बुक मैनिपुलेशन लगता है और हम सब बस यहीं अटक जाते हैं, थोड़े फ्रीक आउट, थोड़े कंफ्यूज, ये सोचते हुए कि ये लोग मसल मेमोरी कैसे शेयर कर सकते हैं। और फिर जो नेक्स्ट होता है वो बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं। हाइव माइंड कैरल पर एक ऐसा इमोशनल जेस्चर बरसाता है जो अफेक्शन कम और लव बॉम्बिंग ज्यादा फील होता है। जोसिया कैरल को उस डाइनर में ले जाती है जहां उसने पहली बार लिखना शुरू किया था। जोसिया ने पहले पूछा था कैरल का फेवरेट राइटिंग डे कौन सा था, लेकिन एक जला हुआ डाइनर दोबारा खड़ा करना, बूढ़ी वेट्रेस को वापस लाना और उस जगह पर कैरल को एक स्पेशल एक्सपीरियंस देना जहां उसके करियर और नई जिंदगी शुरू हुई थी, थोड़ा ज्यादा ही हो गया। यहाँ एक बात क्लियर करना चाहूंगी, हम प्लरीबस का जो कनेक्शन ब्रेकिंग बैड या बेटर कॉल सॉल से कर रहे थे उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, डाइनर लॉयल जैसा दिखता है। कैरल का लीगल पैड का मेंशन हमें सॉल की याद दिला देता है, लेकिन ये ईस्टर एग नहीं। प्लरीबस हमारे साथ माइंड गेम खेल रहा है। यहाँ कैरल को कुछ क्लिक करता है और वो फौरन ही उठकर चली जाती है। असल में डाइनर सिर्फ रिपेयर नहीं हुआ था, उसे रिक्रिएट किया गया था। वही जगह, वही वेट्रेस, वही इमोशनल सेटअप। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये मैसेज था, हम तुम्हारी यादों को भी मैनेज कर सकते हैं। कैरल के लिए ये स्वीट नहीं, टेरिटोरियल हो गया। कैरल फ्रस्ट्रेट है क्योंकि उसने जेन्युइनली हाइव माइंड को चांस दिया है उनकी बात सुनने का, उनकी साइड समझने का। इसीलिए जब जोसिया चीजें स्मूथ करने के लिए कैरल के घर आती है तो कैरल अब और कंट्रोल नहीं कर पाती और सब कुछ क्लियर और ओपन हो जाता है। कैरल अभी भी ह्यूमैनिटी के लिए लड़ रही है और हाइव माइंड को ये बात पता है। कैरल को लगता है उसकी राइटिंग का ओरिजिन मूवमेंट पर्सनल था, हाइव माइंड ने उसे पब्लिक एक्सपीरियंस बना दिया। यानी अब वो याद कैरल की नहीं रही, हाइव माइंड की डिजाइन बन गई। उसे ये वॉयलेशन जैसा फील होता है, इमोशनल हमला। एक साथ इतना कुछ, इमोशनल नॉस्टैल्जिया, ग्रैटिट्यूड टोन, हम तुम्हें समझते हैं वाइब, कैरल को हिट होता है। ये मुझे खुश रखने का अटेम्प्ट है, सवालों से दूर रखने का। और कैरल डिस्ट्रैक्शन टॉलरेट नहीं करती। कैरल चॉइस में यकीन करती है, पर यहाँ हाइव माइंड ने लोकेशन चूज किया, टाइमिंग चूज किया, एक्सपीरियंस कंट्रोल किया। कैरल सिर्फ मेहमान थी अपनी ही लाइफ के सीन में। उस वक्त कैरल को याद आता है ट्रेन, ह्यूमन बॉडीज, एंटीना, स्प्रेड, फ्यूचर अनक्लियर और डाइनर में बैठकर पैनकेक खाना मॉरली इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए वो वहाँ से उठकर चली गई थी।
यही एक डाउट आता है, क्या एलियन आरएनए को सच में ह्यूमैनिटी के बेस्ट इंटरेस्ट से मतलब है? अब तक जो दिख रहा है उस हिसाब से तो इन्फेक्टेड लोग सिर्फ तब तक जिंदा रहेंगे जब तक एंटीना है और इन्फेक्शन प्लैनेट के बाहर स्प्रेड नहीं होता। कैरल जोसिया से कहती है कि उसे वो पसंद है, तो इसका मतलब है उसे वो सब पसंद है, और शायद जोसिया भी कैरल को पसंद करती है। लेकिन ये इग्नोर करना मुश्किल है कि जोसिया उसके करीब आई शायद ये सोची समझी चाल हो, जैसे वो कैरल को ओवरवेल्म करना चाहती हो ताकि कैरल अपने प्लैनेट और इंसानियत वाली रियल परेशानियों से दूर रहे। पता चलता है कैरल ने वाइकैरो सीरीज की नई बुक का फर्स्ट चैप्टर पूरा कर लिया है। कैरल का ध्यान नहीं भटका, उसका दिल अभी भी लोगों को उनकी नॉर्मल स्टेट में वापस लाने के गोल पर ही सेट है, और वो चीज उसकी राइटिंग में दिख जाती है। जब कैरल और जोसिया मिलकर फर्स्ट चैप्टर रीड करते हैं तो कुछ हिंट्स क्लियरली दिख जाते हैं जो ये बताते हैं कि कैरल का एलियन आरएनए पर रिसर्च अभी भी चल रहा है। और ऑनेस्टली ये बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं लगता कि रबन अब एक औरत है। कैरल हमेशा से चाहती थी कि रबन एक औरत हो, लेकिन पहले उसे हेटेरो रूट लेना पड़ा क्योंकि उसके फैंस वही एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन अब दुनिया वैसे काम नहीं करती, इसलिए अब रबन सीधा एवेलोर की गुफा में जा सकती है और वहाँ से एक औरत बनकर बाहर आ सकती है। अब अगर कैवर्न्स ऑफ एवेलोर का थोड़ा सा भी कनेक्शन डिज्नी के एलेना ऑफ एवेलोर के क्रिस्टल कैवर्न से है, तो फिर हमें मेक्सिको के केव ऑफ द क्रिस्टल को जरूर देखना चाहिए। ये चिहुआ मेक्सिको में एक रियल और फैसिनेटिंग क्रिस्टल केव है जहाँ जाइंट क्रिस्टल्स हैं। ये केव ऐसे एंशिएंट लाइफ फॉर्म को संभाल कर रखे हुए हैं जो शायद आज भी जिंदा हो सकते हैं। ये बात सच है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। इसके ऊपर प्रॉपर साइंटिफिक थ्योरीज भी हैं जो ये सजेस्ट करती हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मिनरल रिच क्रिस्टल केव में प्रिजर्व हो सकती हैं। हो सकता है कैरल की राइटिंग को यहीं से इंस्पिरेशन मिली हो। अगर थोड़ा और गहराई में जाएं तो हमें केव ऑफ क्रिस्टल्स और कैपलर 22b की थ्योरीज में कुछ इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटीज भी मिलेंगी, स्पेशली उनका एनवायरनमेंट कैसा है और किस तरह की जिंदगी वहाँ सरवाइव कर सकती है। कैरल ने ये सब सोचा ही होगा, वो अभी भी जवाब ढूंढ रही है। बस फर्क इतना है कि अब वो खामोशी से काम कर रही है। उसका स्टाइल मेनोसॉस से बिल्कुल उल्टा है। वहीं मेनोसॉस अपनी आदत के मुताबिक होश में आते ही हाइव माइंड की हेल्प रिजेक्ट कर देता है। उसे पानामा के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया था, वो मरने से बच जाता है। मेनोसॉस को उनसे कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि वो ट्रीटमेंट का पूरा बिल ही लिखवा लेता है, जबकि पैसे अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये उसका डेस्परेट तरीका है खुद को ये समझाने का कि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा। हाइव माइंड मेनोसॉस को न रोकता है न कंट्रोल करता है, वो जो चाहे करे, जहाँ चाहे जाए। इसलिए मेनोसॉस की तकलीफ असल में फिजिकल से ज्यादा आइडियोलॉजिकल है, उसके प्रिंसिपल्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई। और यहीं पर एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, क्या ये भी उसी तरह का पागलपन नहीं जिसे कैरल बाकी लोगों या हाइव माइंड में पॉइंट आउट करती रही? अगर मेनोसॉस बस एक सेकंड के लिए रुककर सुन ले तो उसे समझ आ जाए कि इस हालत में एम्बुलेंस चलाने की कोई जरूरत नहीं। वो हाइव माइंड की हेल्प ले सकता है, अपनी फाइट में उन्हें यूज कर सकता है और खुद को जिंदा और हेल्दी रख सकता है। लेकिन नहीं, वो मुश्किल रास्ता चुनता है, अपनी पीठ पर डिसइंफेक्ट डालता है और दर्द को झेलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी रीजन से यही तरीका उसके लिए सही है। अब तक तो कैरल ही एक लौती पागल लग रही थी जो अभी भी अपना मिशन फॉलो कर रही है, जोसिया से इन्फॉर्मेशन निकलवा रही है, और ये काम वो छोटी छोटी वेरी ह्यूमन चीजों से कर रही है, जैसे जोसिया को ऑमलेट पसंद है या नहीं। हाइव माइंड को नहीं पूछ रही, जोसिया से पूछ रही है पर्सनली। और सरप्राइज, जो पॉलिश औरत पहले जोसिया थी उसे ऑमलेट पसंद था। बस प्रॉब्लम ये है कि ज्वाइनिंग से पहले वो गरीब हालात में पली बड़ी, वो अक्सर अंडे अफोर्ड ही नहीं कर पाती थी। आज की जोसिया की जिंदगी उस लड़की से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुकी है जो गिडांस में बड़ी शिप देखकर एक्साइट हो जाती थी। वो पॉलिश लड़की जिसे सोवियत रूल के बाद आइसक्रीम मैन नए नए फ्लेवर्स लाता था, वो फिर भी मैंगो आइसक्रीम ही चूज करती थी, फेमिलियर चीज ओवर फ्लैशी न्यू ऑप्शंस। तो सवाल ये है, क्या वो लड़की अभी भी जोसिया के अंदर कहीं न कहीं जिंदा है? क्या वो अब भी अपनी ओल्ड कंफर्ट को, अपनी फैमिलियर चीजों को मिस करती है इस शाइनी ओवरवेलमिंग हाइव माइंड एग्जिस्टेंस के बीच? शायद हमें पता चले अगर कैरल कभी उसे बाहर निकाल पाई। फिलहाल कैरल को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए रेडी होना है। वो मिलने जा रही है दुनिया के इकलौते दूसरे इंसान से जो मानता है जो दुनिया के लोगों के साथ हुआ उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। मुझे नहीं लगता ये मीटिंग इतनी आसान होगी, क्योंकि कैरल को हाइव माइंड की काफी चीजें जेन्युइनली पसंद है। हो सकता है वो उनके वेलबींग को लेकर थोड़ी प्रोटेक्टिव भी हो, और मेनोसॉस वो हमेशा मुस्कुराने वाले इन वियर्ड लोगों से बिल्कुल ही इरिटेट हो चुका है। तो फिर सवाल वही है, कैरल और मेनोसॉस एक ही पेज पर कैसे आ पाएंगे?
ये देखेंगे अगले एपिसोड में, यानी आखिरी एपिसोड में। बाय, अपना ख्याल रखिए।